Hello, my dear students. Welcome back to my channel. Students, let's discuss some of the important questions of your MGPE 10 in Hindi and English both. So, students, चलते हैं हमारे पहले टॉपिक पे जिसके अंदर आपको बात करनी है इनहेरेंसी थ्योरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में. इनहेरेंसी थ्योरी जो है कॉन्फ्लिक्ट की एक फंडामेंटल एग्जिस्टेंस क्या है, एक एस्पेक्ट है किसका, ह्यूमन एग्जिस्टेंस का, मानव के एग्जिस्टेंस का, जो कि हमारे नेचर और हमारे बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट से जुड़ा हुआ है कि हम अंदर से कैसे हैं. दिस पर्सपेक्टिव सजेस्ट दैट जो एग्रेशन और कंपटीशन है वो तो मानव जो है इंसान है उसके इननेट बिहेवियर्स हैं जो कि इवॉल्व होते हैं अपने सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए. जो इंसान है वो ऐसा एग्रेशन बिहेव करता है. इनहेरेंसी सिद्धांत का मानना है कि संघर्ष मानव अस्तित्व का एक मौलिक पहलू है जो हमारे स्वभाव और जैविक प्रवृत्तियों में निहित है. ठीक है, हमारे स्वभाव में और जैविक प्रवृत्तियों में निहित है. यह दृष्टिकोण बताता है कि आक्रामकता और प्रतिस्पर्धा प्राकृतिक व्यवहार है, कि जो मानव है वो आक्रामक है, प्रतिस्पर्धा करता है, ये उसके प्राकृतिक व्यवहार है जो उसके अस्तित्व के लिए और उसके प्रजनन को सुनिश्चित करने के लिए, मतलब कि जो ह्यूमंस हैं वो आगे और बढ़ें, ख़त्म ना हो, उसके लिए आवश्यक है. इस थ्योरी के हिसाब से जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं वो भी एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं कॉन्फ्लिक्ट जनरेट करने में. इस सिद्धांत के अनुसार मनोवैज्ञानिक कारक भी संघर्ष उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. ह्यूमन इमोशंस सच एज फियर, एंगर एंड जेलसी, भय, क्रोध, ईर्ष्या, ये सारे के सारे जो मानव की भावनाएं होती हैं वो व्यक्तियों को आक्रामक कार्यों में संलग्न होने के लिए प्रेरित करती हैं. ठीक है, जब इंसान डर जाता है, क्रोध में होता है या ईर्ष्या होती है, तभी वो क्या करने लगता है, एग्रेसिव एक्शंस को लेने लगता है. दीज इमोशंस आर ऑफन ट्रिगर्ड बाय परसीव्ड थ्रेट और कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, या फिर जो ह्यूमंस हैं वो क्या करते हैं, रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन करने लग जाते हैं. ये जो भावनाएं हैं अक्सर संसाधनों के खतरे या प्रतिस्पर्धा के रूप में देखी जाने वाली चीज़ों द्वारा उत्तेजित होती हैं. सोशल स्ट्रक्चर्स एंड कल्चरल नॉर्म्स कैन आइदर एक्सेबरेट और मिटिगेट कॉन्फ्लिक्ट. सामाजिक संरचनाएं और सांस्कृतिक मानदंड जो हैं वो संघर्ष को या तो बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं. इन सम सोसाइटीज हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स एंड पावर इम्बैलेंसेस क्रिएट एनवायरमेंट्स राइफ फॉर कॉन्फ्लिक्ट. कुछ समाजों में क्या होता है कि पदानुक्रमित यानी कि जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स होते हैं और पावर इम्बैलेंसेस होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट लेकर आ जाते हैं. वाइल इन अदर्स कॉपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म आर एम्फेसाइज्ड टू मेंटेन सोशल हार्मनी. जबकि अन्य में सामाजिक समरसत्ता बनाए रखने के लिए सहयोग और संघर्ष समाधान तंत्र पर जोर दिया जाता है. यहाँ पे आपको ध्यान देना है क्या चीज़, कि जो सांस्कृतिक मानदंड हैं वो संघर्ष को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं. कई समाज में क्या होता है, जो हायरार्की चली आ रही होती है उससे भी संघर्ष होता है. कि मान लो किसी के घर में कोई हायरार्की चल रही थी पहले से ही, तो उसको लेकर एक टाइम आएगा कि कोई ना कोई उसको अपोज करने लगेगा उस चीज़ को, कि हमेशा तुम ही क्यों ऊपर उठते हो, हमेशा तुम्हारी ही क्यों बात सुनी जाती है. इस तरह के जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, पावर इम्बैलेंसेस होते हैं, उनकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट होता है. उसके बाद जो इनहेरेंसी थ्योरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वो हाईलाइट करता है कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन ह्यूमन नेचर, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड सोशल स्ट्रक्चर्स इन द जेनेसिस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. यानी कि इनहेरेंसी जो सिद्धांत है वह मानव स्वभाव, मनोवैज्ञानिक कारकों और सामाजिक संरचनाओं के बीच जटिल अंतरक्रिया को संघर्ष की उत्पत्ति में उजागर करता है. यह प्रभावी रूप से संघर्ष का समाधान और प्रबंधन करने के लिए इन तत्वों को समझने के महत्व पर जोर देता है. ये क्या करता है, अंडरस्कोर्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग दीज एलिमेंट्स टू एड्रेस एंड मैनेज कॉन्फ्लिक्ट इफेक्टिवली. यह प्रभावी रूप से संघर्ष का समाधान और प्रबंधन करने के लिए किस चीज़ के महत्व पे जोर देता है, मनोवैज्ञानिक कारकों के, सामाजिक संरचनाओं के अंतरक्रिया को. ठीक है, क्योंकि यही संघर्ष को उजागर करते हैं. जो भी सामाजिक संरचनाएं हैं उनमें बदलाव करना पड़ता है, तभी जाके जो संघर्ष है उसे समाप्त किया जा सकता है. अब दूसरा जो टॉपिक है उसमें आपको बताना है कि मीडिया का क्या रोल है पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिकंस्ट्रक्शन में. जो मीडिया है कि संघर्ष के बाद जो पुनर्निर्माण होता है वहाँ पे मीडिया क्या भूमिका निभाती है. मान लो कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो उसके बाद जो मीडिया है वो क्या रोल प्ले करेगी. मीडिया प्लेज अ क्रूशियल रोल इन पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिकंस्ट्रक्शन. जो मीडिया है उसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है
बाय प्रोवाइडिंग एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, जो मीडिया है वह एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, कम्युनिकेशन को बढ़ावा देती है और रिकन्सिलिएशन को प्रमोट करती है। इन द आफ्टर मैथ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो लोग हैं उनको न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन मिलना ज़रूरी है ताकि दोबारा से ट्रस्ट बनाया जा सके दो कम्युनिटीज़ के बीच में। क्योंकि अगर हमें न्यूज़ ही नहीं मिलेगी तो हम सोचेंगे कि पता नहीं भाई वो हथियार ना बना रहा हो। तो न्यूज़ जो है वो हमें मीडिया के माध्यम से मिलती है। तो परिणाम स्वरूप संघर्ष के बाद पुनर्निर्माण में मीडिया की जो भूमिका है वह बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि जो मीडिया है वो क्या करता है, सही जानकारी प्रदान करके संचार को बढ़ावा देता है और मेल मिलाप को प्रोत्साहित करता है। संघर्ष के बाद विश्वसनीय समाचार और जानकारी तक पहुंच सामुदायिक विश्वास और स्थिरता को पुनः स्थापित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। संघर्ष के बाद अगर आपको स्थिरता स्थापित करनी है, वापस से सब कुछ ठीक करना है, तो हमें विश्वसनीय समाचार चाहिए, जानकारी चाहिए दूसरी पार्टीज़ के बारे में कि वो इस वक्त क्या कर रहे हैं। उसके बाद जो मीडिया है वो हेल्प करता है सोशल कोहेजन को रीबिल्ड करने की, जो विभिन्न समूहों के बीच सहयोग और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की कहानियों को उजागर करके सामाजिक एकता को पुनः स्थापित करने में जो मीडिया है वह मदद करता है। सकारात्मक विकास और सफलता की कहानियों पर ध्यान केंद्रित करके मीडिया आशा को प्रेरित कर सकता है। सो इट फोकस ऑन पॉजिटिव डेवलपमेंट्स एंड सक्सेस स्टोरीज। द मीडिया कैन इंस्पायर होप एंड एनकरेज कलेक्टिव एफर्ट्स टूवर्ड्स रीबिल्डिंग। जो मीडिया है वो क्या करता है, लोगों में आशा को प्रेरित करता है। सो फर्दर मोर जो मीडिया है इट सर्व्स एज अ प्लेटफॉर्म, एक तरह का प्लेटफॉर्म है फॉर डायलॉग्स एंड डिबेट्स अलाउइंग डाइवर्स वॉइसेस टू बी हर्ड। मीडिया में आकर जो अलग अलग वॉइसेस होती हैं वो सुनी जाने लगती हैं। दिस कैन फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ रिकन्सिलिएशन बाय गिविंग अ वॉइस टू मार्जिनलाइज कम्युनिटीज एंड ensuring दैट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आर कंसिडर्ड। और जो मीडिया है वो इंश्योर करता है कि जो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं उन्हें कंसीडर किया जाए रिकंस्ट्रक्शन के लिए। सो जो मीडिया है संवाद और बहस के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, जिससे विविध आवाज़ों को सुना जा सके। यह हाशिए पर रखी गई समुदायों को आवाज़ देकर और पुनर्निर्माण प्रयासों में विभिन्न दृष्टिकोणों को शामिल करके मेल मिलाप की प्रक्रिया को सुगम बना सकता है। तो जो मीडिया है ऑल्सो प्लेज अ वॉचडॉग रोल, वॉचडॉग का रोल प्ले करता है, मॉनिटर करता है रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स को। अथॉरिटीज़ जो हैं वो इसके लिए अकाउंटेबल होती हैं। तो मीडिया निगरानी की भूमिका भी निभाता है, पुनर्निर्माण प्रयासों की प्रगति की निगरानी करके और अधिकारियों को जवाबदेह ठहराकर खोजी पत्रकारिता, भ्रष्टाचार, अक्षमताओं और मानव अधिकारों के हनन को ये उजागर करता है, जिससे कि जो पुनर्निर्माण प्रक्रियाएं हैं वो पारदर्शी होती हैं और न्याय संगत होती हैं। कहने का मतलब है कि जो मीडिया है वो ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाता है, कहाँ पे ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हो रहे हैं उनके बारे में भी बताता है। तो कहने की मतलब क्या है कि ये क्या करता है, मॉनिटर करता है, मॉनिटरिंग करता है। इट प्लेज अ रोल ऑफ अ वॉच डॉग। सो जो मीडिया है वो असेंशियल एक्टर है इन पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिकंस्ट्रक्शन। संघर्ष के बाद पुनर्निर्माण में जो मीडिया है उसकी जो भूमिका महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है, सोशल कोहेजन कर समाज में एकता बढ़ाता है, लोगों में संवाद सुविधाएं प्रदान करता है, जवाबदेही को बढ़ाता है। सो इट्स रोल इज पाइवोटल इन एंश्योरिंग दैट रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स आर इंक्लूसिव, ट्रांसपेरेंट एंड इफेक्टिव। तो इसकी भूमिका सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है कि पुनर्निर्माण प्रयास समावेशी, पारदर्शी और प्रभावी हों। ना स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे उन रीजंस की कि भारत के अंदर जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके क्या कारण हैं। सबसे पहला जो कारण है वो है रिलीजियस डिफरेंसेस। आपको पता है कि भारत के अंदर जो धार्मिक समुदाय हैं वो सारे अलग अलग हैं, जिसकी वजह से सोशल कॉन्फ्लिक्ट होता है। रिलीजियस प्रैक्टिसेस के ऊपर हो जाता है, कोई कहीं नमाज़ पढ़ रहा है या कोई कहीं बहुत तेज़ गाने चला रहा है, भजन कीर्तन कर रहा है। तो ये सारी प्रैक्टिसेस के वजह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स को लेकर, रिलीजन कन्वर्जन को लेकर, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो क्या करती हैं, धार्मिक भिन्नताओं में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती हैं। तो भारत विभिन्न धार्मिक समुदायों का घर है और इन समूहों के बीच तनाव कभी कभी सामाजिक संघर्ष का कारण बन सकता है। धार्मिक प्रथाओं, पूजा स्थलों और धार्मिक रूपांतरणों पर विवाद आमतौर पर संघर्ष के स्रोत होते हैं। उसके बाद जो कास्ट सिस्टम है, वैसे तो इसको अबॉलिश कर दिया गया है
बट स्टिल ये इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर आता है। डिस्क्रिमिनेशन होना, वायलेंस होना लोअर कास्ट के लिए, दलित्स के लिए, ये जो है इशू बना रहता है। तो जाति प्रथा हालांकि आधिकारिक तौर पर समाप्त हो चुकी है, फिर भी भारत के कई हिस्सों में सामाजिक गतिशीलता को ये प्रभावित करती है। निचली जातियों विशेषकर दलितों के खिलाफ भेदभाव, हिंसा जो है वो महत्वपूर्ण मुद्दे बने हुए हैं, जिससे कि सामाजिक अशांति पैदा होती है। आर्थिक असमानता जो है वो भी कहीं ना कहीं सोशल कॉन्फ्लिक्ट लेकर आता है। जो अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है उसकी वजह से जो है सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। लोगों के पास रिसोर्सेज ही नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे तो क्या होगा। ठीक है, उसके बाद एथनिक और लिंग्विस्टिक, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार जैसे जो बुनियादी संसाधन हैं लोगों के पास इसकी कमी है, जो तनाव को बढ़ाकर लोगों में असंतोष और टकराव को बढ़ाते हैं। भारत के अंदर जो जातीय और भाषाई विविधता है, जो इंडिया है, वास्ट एथनिक एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है वहाँ पर। अब इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के कारण क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, रीजनलिज्म बढ़ता है। आपको क्षेत्रवाद पता होगा कि क्षेत्रवाद के कारण जो क्षेत्र के लोग हैं वो ज़्यादा ऑटोनमी मांगने लगते हैं कि भाई ये हमारा एरिया है और हम यहाँ पे शासन हम ही करेंगे। तो ये जो एथनिक ग्रुप्स होते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर देते हैं। जब ये क्या करते हैं, स्वायत्तता की मांग करते हैं, तो राष्ट्रीय ढांचे के भीतर तनाव पैदा हो जाता है। उसके बाद राजनीतिक प्रतिद्वंदताएं होने लगती हैं। जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये कभी कभी इनमें आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होता है। आपको पता है कि जो पार्टीज़ हैं उनकी अलग अलग आइडियोलॉजीज होती हैं, जिसके कारण सोशल अनरेस्ट पैदा होता है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का खेल खेलते हैं, वो वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं। तो ये सारे जो कारण हैं वो राजनीतिक प्रतिद्वंदताओं की वजह से सोशल कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है। राजनीतिक संघर्ष अक्सर वैचारिक भिन्नताओं और सत्ता संघर्षों से प्रेरित होते हैं, जो सामाजिक अशांति का कारण बन सकते हैं। पहचान की राजनीति और वोट बैंक की राजनीति का उपयोग समाज के भीतर विभाजनों को बढ़ा सकता है। उसके बाद लोगों में भूमि विवाद भी हो जाता है। लैंड ओनरशिप को लेकर भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं बिटवीन द फार्मर्स, गवर्नमेंट, प्राइवेट कॉरपोरेशन, इन सब के बीच में। कोई कभी किसी की लैंड हथिया लेता है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, समाज में अशांति आती है। तो भूमि स्वामित्व और उपयोग पर विवाद भारत में आम है, विशेषकर कहाँ पे, ग्रामीण क्षेत्रों में। भूमि अधिग्रहण और अधिकारों पर किसानों, सरकार और निजी निगमों के बीच संघर्ष महत्वपूर्ण सामाजिक संघर्ष का कारण बन सकते हैं। फिर कम्युनलिज्म की बात करेंगे। सांप्रदायिकता, आपको पता होगा कि धार्मिक समुदायों के बीच जो वायलेंस है वो क्यों होता है, सांप्रदायिक तनाव के कारण होता है। कुछ लोगों में हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस हैं कि भाई 1980 में, 1960 में इन्होंने ऐसा किया था तो आज हम ये कर रहे हैं। पॉलिटिकल मैनिपुलेशंस भी होती हैं। जो पार्टीज़ होती हैं वो कहीं ना कहीं लोगों में सांप्रदायिकता को बढ़ा देती हैं और इससे कम्युनल रायट्स होने लग जाते हैं, दंगे होने लगते हैं और शत्रुता बढ़ जाती है लोगों के अंदर। देन हम बात करेंगे माइग्रेशन की। अब इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह की माइग्रेशन जो है सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ावा देती है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि अमेरिका में अगर भारत के बहुत सारे लोग वहाँ पे रह रहे हैं तो उनको वहाँ पे कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग नाराज़ हो जाते हैं कि इंडिया के लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं, यहाँ पे आके जॉब क्यों कर रहे हैं, जो हमारे रिसोर्सेज क्यों ले रहे हैं। इस वजह से भी क्या होते हैं, माइग्रेशन की वजह से क्या होता है, तनाव पैदा हो जाता है। मान लो किसी भी स्टेट के अंदर बहुत सारे बाहर के लोग आ रहे हैं तो जो स्टेट की पॉपुलेशन थी ऑलरेडी वाली वो तो बेचारे नाराज़ हो जाएंगे, ठीक है। इससे दोनों के बीच में क्या होती है, टेंशन होने लग जाती है। तो प्रवासन और जो विस्थापन है, दोनों तरह का प्रवासन जो है वो प्रवासियों के आगमन, नौकरी, संसाधन और आवास के लिए प्रतिस्पर्धा पैदा कर सकता है, जिससे स्थानीय आबादी और जो नए लोग आते हैं उनके बीच तनाव उत्पन्न हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, ये था MGPE का 10 का पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर आप पहले पार्ट 1 भी देख सकते हैं। फिर आप इसके बाद मैं पार्ट 3 भी लेकर आऊँगी, ठीक है। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो MGPE के दोनों पार्ट्स अभी बन चुके हैं, 1 और 2। जब तक आप उनके क्वेश्चंस को लर्न करो, आंसर्स को नोट डाउन करो, जो भी आपको करना है, जैसे भी आपको प्रिपरेशन करनी है वैसे करो, ठीक है।